तो बच्चों आज हम एक क्वेश्चन पेपर है सीबीएसई का लास्ट ईयर, इसको आपके सामने हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे जाएंगे और आपको उसका आंसर कैसे पहुंचना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी दैट इंक्रीज इन रियल जीडीपी इंप्लाइज, दैट मीन्स अगर आपका रियल जीडीपी इंक्रीज होता है तो इकोनॉमी पे उसका क्या इंपैक्ट होगा। तो इंक्रीज इन लेवल ऑफ इनकम, इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। सो परफेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन सी, इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज read the following statement carefully. The first statement says tax is a legally compulsory payment. तो बेटे लीगली कंपल्सरी पेमेंट, तो ये बात बिल्कुल सही है। टैक्स आपको अगर आप पे लगाया गया है तो वो आपको पे करना है, कंपल्सरी है। देन डायरेक्ट टैक्सेस आर कैपिटल रिसीव्ड, तो बेटे डायरेक्ट टैक्सेस कैपिटल रिसीव्ड नहीं होता, दिस इज रिवेन्यू रिसीव्ड as this neither increase assets nor reduce any liability. So आपके पास स्टेटमेंट 2 आपका फॉल्स है और स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट है, तो सही आंसर इज सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इज एक्सेस ऑफ, अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में है दैट मीन्स ये किस चीज के एक्सेस होगा। तो उस केस में बेटे आपकी ऑटोनोमस पेमेंट आपकी ओवर है आपके ऑटोनोमस रिसीप्ट से, उस केस में आपका डेफिसिट ये शो करता है, तो करेक्ट आंसर इज सी। नाउ इसमें चॉइस में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो आप दूसरा देख सकते हैं। ड्यू टू फॉल इन वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड टू बाय फॉरेन करेंसी। तो अब आप देखिए इसमें दिस टाइप ऑफ एक्शन सेंट्रल बैंक इज पॉसिबल अंडर, तो अगर इस तरह से सेंट्रल बैंक बीच में इंटरवेन कर सकता है तो ये कौन से उसमें पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल ओनली इन मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो आंसर शुड बी मैनेज फ्लोटिंग, क्योंकि फ्लेक्सिबल में सेंट्रल बैंक कुछ नहीं करता और फिक्स में तो कुछ कर ही नहीं सकता है, तो सेंट्रल बैंक का कोई रोल इसमें नहीं है। नेक्स्ट वन, नाउ रीड दिस क्वेश्चन and think about it. So recovery of loan is a revenue receipt, तो बेटे पहला ही सेंटेंस में आपको इसमें प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, क्योंकि रिकवरी ऑफ लोन रिवेन्यू रिसीप्ट नहीं होता, दिस इज योर कैपिटल रिसीप्ट्स। तो पहला सेंटेंस गलत है, तो इसमें एक डी ऑप्शन और होता है जो कि अगले पेज पे इसमें जा रहा है, स्लाइड नहीं दिख रहा, तो इसमें परफेक्ट आंसर है डी, अजर्सन फॉल्स है, अजर्सन फॉल्स है। और आपके पास रीजन है रिकवरी ऑफ लोन लीड्स टू डिक्लाइन इन फाइनेंशियल एसेट्स, तो ये सेंटेंस आपके पास सही है, तो करेक्ट आंसर इज डी। लुक एट दिस, परफेक्ट आंसर शुड बी डी। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है इसमें, लुक एट दिस नाउ, ये आपको कैलकुलेशन बेस पर करना होगा। इफ अ कंट्रीज एक्सपोर्ट गुड्स वर्थ ₹600 and imports goods worth ₹450, then balance of trade, तो बेटे बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो अगर आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट की वैल्यू गिवन है आपके पास 600, इंपोर्ट की वैल्यू आपके पास गिवन है 450, तो आपके पास आंसर आ रहा है 150, तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन बी, सरप्लस ऑफ 150 करोड़। तो बेटे ऐसे आंसर प्रॉपरली कैलकुलेशन करके देख लें, उसके बाद ही आप मार्क करें पेपर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट दिस, इसमें और में क्वेश्चन है, लुक एट दिस, रिमिटेंसेस टू इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम अब्रॉड, दैट मीन्स कि बाहर से हमारे देश में पैसा आया है,
तो बेटे रिमिटेंसेस, रिमिटेंसेस आपकी फाइनेंशियल हेल्प होती है जो कि दूसरे देश वाले आपके अगर करते हैं, तो ये आपके पास कौन से अकाउंट की आइटम है? तो आइटम है आपके पास, पहले तो साइड देखेंगे, वुड बी एंटर्ड ऑन साइड। तो पैसा बेटे फॉरेन करेंसी का पैसा आपके पास इनफ्लो होगा, इनफ्लो होता है तो ऑलवेज बी रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। अब क्योंकि ये रिमिटेंसेस है तो रिमिटेंसेस इज ए आइटम ऑफ करेंट अकाउंट, तो क्रेडिट एंड करंट, तो आंसर इज ए, क्रेडिट साइड एंड करंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, look at this question, tax whose burden cannot be shifted to others is generally on। तो अगर बर्डन किसी पे शिफ्ट नहीं हो सकता है तो इसका मतलब वो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, और डायरेक्ट टैक्स कौन होते हैं? जो इनकम अर्नर्स होते हैं। तो आंसर इज डी, इनकम अर्नर्स। इनकम अर्नर्स पे आपको टैक्स को शिफ्ट नहीं कर सकता है, डायरेक्ट टैक्सेस कहलाते हैं। नेक्स्ट आपके सामने एक क्वेश्चन है जो कि एक डायग्राम आपको डिस्प्ले हो रहा है। लुक एट दिस क्वेश्चन। अब ये डायग्राम क्या शो कर रहा है? तो आपने अगर इस मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखा है तो दिस इज द इक्विलिब्रियम लेवल एंड दिस एडी इज कॉल्ड एज डिजायर्ड एडी और दिस इज एक्चुअल एडी। तो डिजायर्ड दिस इज मींस फुल एम्प्लॉयमेंट। सो फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए जितना डेफिशिएंट कम रह गया तो दिस एरिया इज कॉल्ड एज डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप। तो आंसर शुड बी ए, डिफ्लेशनरी गैप। Then another question is, look at this question now. In order to encourage investment in the economy, सेंट्रल बैंक में, अब आपकी इकोनॉमी में गवर्नमेंट चाहती है कि इन्वेस्टमेंट बढ़े, दैट मीन्स लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। तो सेंट्रल बैंक क्या कर सकता है अपने एंड से? तो सेंट्रल बैंक क्या करता है बेटे? सेंट्रल बैंक आपके पास देखिए ऑप्शंस होते हैं कि सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करता है। आप ना बेसिक कॉन्सेप्ट को देखें, मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी में वे उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? रिड्यूस सीआरआर, इंक्रीज सीआरआर, इंक्रीज बैंक रेट। तो बेटे इंक्रीज करने से तो इन्वेस्टर और डिमोरलाइज हो जाता है, तो उसको चाहिए कि वो सीआरआर को डिक्रीज कर दे। करेक्ट आंसर शुड बी ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एपीसी रेफर्स टू। तो बेटे एपीसी का फॉर्मूला आपको पता होगा, एपीसी इज कंजम्पशन डिवाइड बाय इनकम। So ratio of consumption to income is called as APC. तो correct answer should be D. Likewise, another question here. Exant saving represent value of plant saving. तो बेटे एक होती है exant और एक होता है ex post। ये बेटे प्लांट वाली होती है जो आप पहले से प्लान करते हो, और ये होता है एक्चुअल, जो एक्चुअल में आपके पास आता है। तो एक्स को प्लान बोलते हैं, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। देन सेविंग्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू लेवल ऑफ इनकम, ये भी बिल्कुल सही है कि एज द लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज योर सेविंग वुड आल्सो टेंड टू राइज। सो बोथ सेंटेंस आर ट्रू हेयर, बोथ सेंटेंस आर ट्रू। ये एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन हुए आपके। अब बात करेंगे आपकी कुछ आपके न्यूमेरिकल सेक्शन की। तो देखिए यहां पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या क्या गिवन है आपके पास? सपोज एन इमेजिन इकोनॉमी जीडीपी, आप देखिए आप जीडीपी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज गिवन एज 5000। तो ये 5000 जीडीपी हो गया। नेशनल इनकम 3500, नेशनल इनकम इज टर्म्ड एज एनएनपी एट एफसी। तो दिस इज गिवन एज 3500। नेट फैक्टर इनकम पेड बाय इकोनॉमी टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये है नेट फैक्टर इनकम पेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो दिस इज 450, पॉइंट टू बी नोटेड, पेड टू है ये, एंड एनआईटी इज 400।
अब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, अपना आंसर निकालेंगे, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? नेशनल इनकम क्या होती है? अब देखिए NNP एट FC इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है GDP एट MP माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। पर यहाँ पर फ्रॉम एब्रॉड फीफा है ये, पर बेटे यहाँ तो फीटा गिवन है, इसलिए ये वैल्यू आप यहाँ पर माइनस कर देंगे फीटा। फीफा प्लस होता है, फीटा माइनस होता है, एंड माइनस NIT। इस तरह से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखिएगा आपका आंसर 650 आएगा। अब आप देख रहे हैं बोर्ड की मार्किंग में, अगर आपने फॉर्मूला सही बना दिया यू विल गेट 1.5 मार्क्स। तो बेटे कम से कम आप क्वेश्चन को ट्राई जरूर करें, कुछ बेसिक फॉर्मूले जरूर याद रखें, और फॉर्मूले लिखने के आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। देन अगर आपने वैल्यू पुट की है तो आपको 1 मार्क मिलता है, और फाइनल आंसर निकालने पे ओनली हाफ एंड मार्क्स। तो अटेम्प्ट जरूर करें, मार्क्स आपको फिर मिलेंगे। बेसिक कुछ फॉर्मूले हैं जो आप जरूर याद करके जाए। इसमें बेटे एक और करके था, अगर आप थ्योरी नहीं करना चाहते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो बेटे जो बच्चे न्यूमेरिकल्स में वीक हैं उनके लिए थ्योरी भी पोर्शन होती है। कहता है स्टेट एनी 3 प्रिकॉशंस दैट आर टेकन व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय प्रोडक्शन मेथड। तो प्रोडक्शन मेथड में आपने नेशनल इनकम मेजर करते समय क्या क्या प्रिकॉशंस यूज करेंगे वो आपके पास है। तो देखिए CBSE ने क्या आंसर दिया है, ये है आपके CBSE का आंसर, जो एक रफली आंसर है, कुछ जरूर नहीं है कि आप सेम ऐसा लिखें। तो देखिएगा क्या है, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। तो आपके पास नेचुरली प्रोडक्शन मेथड है, प्रोडक्शन मेथड में इंटरमीडिएट गुड्स हैं, उनको हम ऐड नहीं करते, नॉट इंक्लूडेड। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो अगर आपने खुद अपने लिए कोई गुड्स प्रोड्यूस की है सेल्फ कंजम्पशन, तो उसकी भी इम्प्यूटेड वैल्यू आप नेशनल इनकम में ऐड करेंगे, शुड बी टेकन। देन सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट शुड नॉट बी इंक्लूडेड। अगर आपने कोई फाइनेंशियल एसेट सेल परचेज की है, मान लीजिए कोई जमीन आपने सेल कर दी है, परचेज कर दी है, तो उसकी वैल्यू को नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा। इस तरह की कोई भी आप प्रिकॉशंस लर्न कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, बट एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपके पास में ये, और फॉर्मूले अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन है आपके पास में, रिवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट आपको फाइंड करने हैं। तो आप जानते हैं रिवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीप्ट। तो बेटे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके पास डायरेक्ट गिवन है 80, रिवेन्यू रिसीप्ट आपके पास नहीं है, तो टैक्स रिसीप्ट एंड नॉन टैक्स रिसीप्ट ये दोनों के दोनों रिवेन्यू रिसीप्ट हैं, तो 47 एंड प्लस 10। इसके बाद आप इसमें इसको प्लस करके माइनस कर देंगे, सो आंसर इज 23। देन फिस्कल डेफिसिट का ऑलवेज बी इक्वल्स टू बोरोइंग। तो बोरोइंग गिवन है आपके पास 32, तो ये 32 हो जाएगा। देन प्राइमरी डेफिसिट फॉर्मूला इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो बेटा इस 32 में इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दीजिए विच इज गिवन एज 20, तो फाइंड आंसर 12। अब आप इसमें देखिएगा, ये ना भूलें कि डाटा सभी किस में है, रुपीज में, तो आप रुपीज का सिंबल जरूर डालें, और साथ में है डाटा करोड़ के अंदर, तो आप करोड़ जरूर लिखें, अदरवाइज आपका हाफ मार्क्स इस चीज का बोर्ड में कट जाता है। तो देखिएगा हर जगह पर आपने इस तरह से बॉक्सेस बना के, इधर आप रुपीस को मेंशन करें, करोड़, रुपीस, करोड़, हर जगह पे रुपीस करोड़ आपको लिखना चाहिए। ये इस तरह से आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन एज स्टेट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास एक क्वेश्चन है मीनिंग 13 क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है और फुल एम्प्लॉयमेंट। तो बेटे दो की डेफिनेशन, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर तो आपको पता है, इसको हम के बोलते हैं, इसका फॉर्मूला आपको बताया गया था डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा आई, और इसका फॉर्मूला है के इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC, और है 1/y MPS। ये तो फॉर्मूले हैं, बट बच्चे क्या करते हैं केवल फॉर्मूला लिख देते हैं। तो फॉर्मूले लिखने के बेटे अब आपको क्या है कि टीचर कोई एज ए पीटी आपको आधा नंबर 1 नंबर दे दे, बात अलग है, बट फॉर्मूले
आपसे नहीं पूछे हैं, आपसे डेफिनेशन पूछी है, स्टेट द मीनिंग पूछा है और आप फॉर्मूले को लिख रहे हैं, तो बेटे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको क्या चाहिए, परफेक्ट वे में आंसर लिखना चाहिए, जस्ट लाइक दिस। तो डेफिनेशन देखिए, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई इज अ रेशो, बेशक आपका फॉर्मूले से ही आंसर बना है, रेशो टू टोटल चेंज इन फाइनल इनकम टू चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो बेटे फॉर्मूले के बेस पर ही है कि चेंज इन इनकम चेंज इन इन्वेस्टमेंट का रेशो, बट आपको डेफिनेशन बना के लिखनी है। इसी तरह से फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू सिचुएशन वेयर ऑल दोज हु आर विलिंग टू एंड एबल वर्क एंड प्रिवेलिंग वेज रेट आर गेटिंग वर्क, दिस इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपके पास। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम फाइंड करना है एंड टोटल कंजम्पशन फाइंड करना है। तो बेटे इक्विलिब्रियम आपके पास फॉर्मूला आपको पता होगा, y इक्वल्स टू सी प्लस आई। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे, आपके पास y इक्वल्स टू सी है आपके पास 200 प्लस 0.75 y एंड प्लस 4000। तो इस तरह से इसकी कैलकुलेशन करेंगे, यू विल गेट योर आंसर एज 16,800। देन आपको कंजम्पशन फाइंड करना है, कंजम्पशन। तो बेटे कंजम्पशन की इक्वेशन है 200 प्लस 0.75 y, इस y की जगह पे अब आप आंसर पुट करेंगे ये 16,800। तो आप इस y को 16,800 पुट कर दीजिएगा, देन 200 प्लस 0.75 एज 16,800। तो आप कैलकुलेशन करके आपका आंसर 12,800 आपका आंसर ये आ जाए। ये है आपका 4 मार्क्स में क्वेश्चन। Now the next question you can see here. Question is, name two sources of supply of foreign exchange. So supply of foreign exchange means from where the currency of foreign currency is coming to your country. So if you will export and investment from abroad, अगर इस तरह से होगा तो आप फॉरेन करेंसी की सप्लाई आपकी कंट्री में आएगी। आप कुछ और भी पॉइंट लिख सकते हो, जैसे फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया, foreign student studying in India, foreign patient coming to India for medical treatment। इस तरह से आप कोई भी और पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। सो दिस इज द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। लाइकवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, जस्ट अ मिनट, लुक एट दिस। 6 मार्क्स में क्वेश्चन है आपका, 2 पार्ट में है। फर्स्ट है मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक इनकम। So domestic income is the sum total income earned by the factors of production, just like wages, profit, rent, etc. in the domestic territory of a country is called as domestic income during an accounting year. And next one, how distribution of income affects welfare of the economy. Welfare of the economy. So आपके पास एक सिंपल में आंसर है कि जीडीपी कुछ चीजें होती हैं जो आपके वेलफेयर को राइज करती हैं, तो एक लिमिटेशंस ऑफ है आपके पास जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। तो आप बताएंगे कि जीडीपी may not be in all sectors of same dimension. The benefit of increase in GDP may be concentrated in the hands of a few individuals. तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आपके कंट्री का जीडीपी राइज होगा तो सभी पीपल का वेलफेयर भी राइज होगा, इफ इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इनटू अ फ्यू हैंड्स एंड वाइस वर्सा आल्सो। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको जरूर याद कर लें, काफी सालों में बार बार रिपीट होता है। तो लास्ट ईयर आया था, इस साल भी एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आ सकता है। Now look, another question is given here. Question says that value of NVFC is equals to factor income. तो बेटे आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि फैक्टर इनकम इज कॉल्ड एज NDP at FC। तो बेटे आपको इनकम मेथड से आप NDP at FC निकालें, इसका मीनिंग ये है कि आप इनकम मेथड आपको इसमें यूज करना है, और ये इसमें आपको वैल्यू एड अपना जो निकालते हो उससे निकाल लें। तो जो भी आपने फॉर्मूले किए हैं उसके बेस पे आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन आपको ट्राई करके दिखाता हूं, देखिएगा। सपोज
आपके पास वैल्यू एड निकालेंगे तो सबसे पहले फॉर्मूला होता है वैल्यू एड के लिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स में आप देखते हैं यहां पर बेटे डोमेस्टिक सेल्स दे रखा है, तो 2160। जब डोमेस्टिक सेल्स है तो साथ में बेटे आपको एक्सपोर्ट भी प्लस करना पड़ेगा। ओवरऑल आप इसके साथ प्लस एक्सपोर्ट करेंगे ओवरऑल सेल्स को फाइंड करने के लिए, तो आप इधर एक्सपोर्ट प्लस करें 240, ये ओवरऑल सेल्स हो गया। प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक आपके पास गिवन है फिर से 240। तो अब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेशन कीजिए, 2160 this is 2640. Now calculate gross value added at market price. Formula value of output minus intermediate consumption. So 2640 intermediate consumption जो आपने बाहर से परचेज किया है, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 840 आपका परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है। इसमें ये लिखा नहीं है कि डोमेस्टिक मार्केट से है, इसलिए आप इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज नहीं करेंगे। तो अब आप इसमें से ये माइनस कर दीजिएगा, ये आया 1800। नाउ नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट आप फाइंड कर चुके हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस माइनस डेप्रीशिएशन एंड माइनस एनआईटी। सो इस 1800 depreciation is called as consumption of fixed capital 90 and minus NIT net indirect taxes minus subsidies. So GST is called as indirect taxes 60 minus subsidies is not available, so let it be as 0. तो अब आप इसमें से माइनस कर दीजिएगा, तो फाइनल आंसर 1650, ये आपका पहला आंसर आया। रुपीस करोड़ में इसको मेंशन करते हैं। देन अब आपको क्या करना है, इनकम मेथड से क्वेश्चन सोल्व करना है। एनडीपी एट एफसी फाइंड करेंगे, तो ऑपरेटिंग सरप्लस, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड मिक्स्ड इनकम। तो बेटे आप ऑपरेटिंग सरप्लस आपके पास है, देखिएगा नहीं है तो उसके पार्ट देखने पड़ेंगे। सबसे पहले आपके पास है रेंट एंड रॉयल्टी, तो रेंट रॉयल्टी 90 हो गया। देन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिटेन अर्निंग, ये दोनों आपको लेने होंगे। डिस्ट्रीब्यूट कितना कर दिया और रिटेन कितना कर लिया, तो 180 प्लस 120, दिस विल बी योर ऑपरेटिंग सरप्लस। कंपनसेशन आपके पास गिवन है 720 एंड मिक्स्ड इनकम आई थिंक आपके पास अवेलेबल नहीं है। प्लस इंटरेस्ट, इसमें एक पार्ट और रह गया, प्लस इंटरेस्ट 540। तो अब फाइनल आंसर करेंगे तो इस सब का सम भी आपका 1650 आएगा। तो हैंस वी हैव प्रूव्ड दैट एनवीएफसी इज इक्वल्स टू एनडीपीएफसी। तो दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है, एनवीएफसी और एनडीपीएफसी। तो ये था आपका पार्ट ए। इसमें देख लेते हैं कोई और भी क्वेश्चन है या नहीं है, और सीबीएसई का आंसर भी दिखा देते हैं आपको एक बार। देखिएगा ये सीबीएसई वाले तो जो मार्किंग भेजते हैं वो इस तरह से हो सकती है, एक साथ पूरा ये भी प्लस करना एक साथ, तो बेटे ऐसे सभी बच्चे नहीं कर पाते हैं क्या प्लस माइनस। आप अपने बेसिक फॉर्मूले को याद रखें, उन फॉर्मूले को लिखने के भी आपके देखिए आधे नंबर मिल जाएंगे। तो फॉर्मूले जरूर रट कर जाएं अच्छे से, उन फॉर्मूलों को लिख देंगे तो बेटे 6 नंबर में से 3 नंबर तो आपके फॉर्मूले लिखने के ही मिल सकते हैं।
इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है आपके पास 17 क्वेश्चन इस पार्ट का। सो लुक एट दिस। यहां क्वेश्चन कहता है एज पर द अनाउंसमेंट made by Governor of India RBI on this, it has decided increase in CRR by 50 basic points। तो RBI ने CRR को बढ़ा दिया है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? तो CRR बढ़ने से क्या होगा वो पूरा प्रोसेस आपको पता होगा, आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। और एक मनी का फंक्शन पूछा है, स्टोर ऑफ वैल्यू। ये आपके 3-3 नंबर में 2 क्वेश्चन है। तो ये था आपका पार्ट ए का। अब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट बी है, वो डिस्कस करेंगे। आप लास्ट ईयर के पेपर जरूर सोल्व करें। ऑल द बेस्ट आपके इस एग्जाम्स के लिए।